सर। चलिए, अश्विन मालू जी, आप सर। मालू हैं? मालू यस सर। महेश्वरी होते हैं? नहीं सर, जैन। मालू जैन भी होते हैं, महेश्वरी भी होते हैं, ठीक है। आपका बाड़मेर के रहने वाले आप है ना? यस सर। बाड़मेर में बहुत हैं, और सारे जैन ये अपने राजपूतों से जैन बने, है ना? राजपूत से जैन बने हुए सर। श्वेतांबर हो? यस सर, काल। हाँ, हैं? श्वेतांबर श्वेतांबर। क्या श्वेतांबर। क्या गोत्र है आपका? मालू, कौन से मालू हो? मालू तो, मालू मालू गोत्र? तो ओसवाल। हाँ, ओसवालों में कौन से ओसवाल हो? ये तो पता नहीं सर। ओसवाल तो ओशिया से निकले, मुझे लगता यस सर। है ना? ओशिया से ओसवाल हुआ है ना? यस सर। तो आपने एमबीएम कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में आपने किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ी है, बहुत अच्छा। चलो, पहला सवाल आपसे यही पूछते हैं, फिजिक्स का अध्ययन विषय क्या है? सर आवाज फिजिक्स एक बार रिपीट करेंगे सवाल? फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का अध्ययन विषय क्या है? फिजिक्स क्या पढ़ाता है, क्या क्या जानकारी देता है? सर हमारे आसपास की जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक से मतलब क्या है? जिनका भौतिक, एक एक जिनका एक आकार है, जिन्होंने एक स्पेस घेरा हुआ है, जिनका एक हाँ, आकार है फिक्स, तो अच्छा, उनका अध्ययन। उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? एक शब्द सर में एक क्या? मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर? पदार्थ। है? मैटर पदार्थ। हाँ, वो पदार्थ क्या है? सर पदार्थ वही है जो जिसने स्पेस थोड़ा सा ऑक्यूपाई किया है। और चलो, बहुत अच्छा। आपने मुझे ये बताएंगे कि ये सीस्मोलॉजी क्या होती है? सर सिस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी। सर जो सिस्मिक वेव होती है, जो धरती से हाँ, निकलती है, हाँ, उनका अध्ययन, उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और ऑप्टिक्स क्या होता है? सर ऑप्टिक्स, सर ये जो प्रकाश जो प्रकाश की किरणें, या जो ये क्वांटम फिजिक्स होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब ऐसे आपको जवाब देने चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिक बैटरी है, इसकी खोज कब और किसने की? इलेक्ट्रिक बैटरी जो आप प्रयोगशाला में काम में ये लेते सर, हैं, इसकी खोज सर कब खोज हुई, किसने खोज? की है तो भी याद नहीं। चलो, ये जो क्लॉक है, सर। मैकेनिकल क्लॉक, सर। इसकी खोज किसने की? सर खोज किसने की है तो भी कब याद हुई नहीं इसकी सर। खोज? क्या है ईयर, और ये किस अच्छा, पेंडुलम क्लॉक, ये तो ध्यान होगा आपको, पढ़ा पेंडुलम तो था क्लॉक सर, खूब लेकिन पढ़ा। खोज किसने की है वो याद नहीं। अच्छा, वो याद नहीं है। तो फिर ये इंटरनेट किसने खोज की? इंटरनेट को इन्वेंशन किसने किया? सर ये विंटन सर्फ और बॉब क्या नाम है? विंटन सर्फ और बॉब कान। नहीं नहीं, और कोई नाम होगा? सर बर्नर्ड ली। अच्छा, कौन से सन में आए ये? सर इंटरनेट आया है 1969, अगर मैं श्योर नहीं हूँ सर। इसमें श्योर होना चाहिए। अच्छा, ग्लास, ग्लास कब आया? ग्लास। ये मैटर में सर आता है, सॉरी सर, इसकी जानकारी। पदार्थ में आता है? यस सर, ठोस पदार्थ। अच्छा, और ये जो अपना ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर, इसकी खोज कब हुई, सबसे पहले किसने की? सर खोज किसने की, ये मत थोड़ा फ्लेक्चुअल क्या, होता है। वॉशिंग मशीन की बता दो आप। वॉशिंग मशीन सबसे पहले किसने बनाई, कब बनाई? ये सर अभी याद ये तो सब सामान्य चीजें हैं जो हम काम में लेते हैं रोज। सर उस रेफ्रिजरेशन की शुरुआत कब हुई? सर ईयर तो, और इन्वेंशन किसने किया, ये तो मुझे तो ये तो सामान्य चीजें हैं ना, हम तो रोज स्कूल में पढ़ा आपने। आपने वो पीटी या जो भी दिया होगा आपने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी ये चीजें पूछी गई होंगी। सर हो सकता है थोड़ा समय हो गया, मैं अध्ययन करूंगा इसको। हाँ, चलिए, अपन अब भारत के बारे में जानकारी करते हैं आपसे, जी सर। है ना? भारत में आप तो जैन है, और जैन धर्म आत्मा को मानता जी है सर, क्या? मानता है। क्या कहता है आत्मा के बारे में जैन धर्म? सर आत्मा को आत्मा, ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। कहते हैं जैन धर्म के आत्मा क्या आत्मा है? को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा सर, लेकिन ये है कि जैसे शरीर का जो पुनर्जन्म, ये शरीर तो काया तो ही रह जाती है, लेकिन आत्मा जो है चलो, वो जैन धर्म अगले का जन्म। ईश्वर के बारे में क्या विचार है?
जैन धर्म का ईश्वर को मान, ईश्वर जिन से नीचे है, ये कहाँ लिखा है जैन धर्म में? ये किसने बताया मैंने आपको? पढ़ा है, हो सकता है गलत। ईश्वर जिन से नीचे, जिन किसे कहते हैं? इंद्रियों। अच्छा, जिन से जैन बना है ना? एक शादवाद का सप्तभंगी सिद्धांत या शादवाद का सिद्धांत जैन धर्म में प्रचलित है। शादवाद का सिद्धांत ये है कि एक वस्तु में उसके कई पक्ष हो सकते हैं, तो इसमें स्याद आस्ति स्याद नास्ति ये हो ये हाँ, और आगे क्या है? सातों सातों गिना सकते हो? स्याद नास्ति च, स्याद आस्ति च नास्ति च। सर जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं और 5 अणुव्रत भी होते हैं। तो पंचाणुव्रत और पंच महाव्रतों में क्या? सर पंच महाव्रत तो सर सन्यासियों के लिए। परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह की जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, जितनी जरूरत है उतना। वर्तमान में क्या ये जैन पंथ को मानने वालों के व्यवहार में है? सर थोड़ा तो भौतिकतावाद का असर है, लेकिन कई लोग अभी भी जो जैन धर्म को प्रॉपर फॉलो करते हैं वो इसको मानते हैं। जहाज मंदिर कहाँ पर है? यस सर, मंदिर में। जहाज मंदिर जैन धर्म का जहाज मंदिर बड़ा मशहूर है, महत्वपूर्ण है। जहाज मंदिर है कहाँ पर है? जहाज मंदिर, सॉरी जहाज मंदिर पाली में होगा सर, याद नहीं मुझे। आपके आसपास की जानकारी आपको नहीं है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब इतिहास की बात करते हैं आगे। और कि अपने भारत को भारत कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सर कई भरत के जो आदिनाथ भगवान है, तो उनके पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, कहीं कहते हैं उनके नाम पर भी है। और भरत एक दुष्यंत और आदिनाथ का नाम है क्या? यस सर, आदिनाथ उनका नाम है। नाम है। तो ऋग्वेद का में शुरू में ही उनका उल्लेख आता है ऋषभदेव का। वो किस संदर्भ में आता है? ऋग्वेद के शुरू में ही ऋषभदेव का उल्लेख आता है, मेरे ख्याल से दूसरा मंत्री है ऋग्वेद का। वो किस संदर्भ में आता है? ऋग्वेद में किस संदर्भ में आता है? ऋषभदेव का उल्लेख आता है। बात नहीं, आप मुझे बताएं कि चतुर्वर्ग क्या है? चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग सॉरी सर, इसमें जानकारी। 4 पुरुषार्थ, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी को चतुर्वर्ग कहते हैं। जानकारी पढ़ोगे तो जानकारी होगी ना। चलिए कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर एक जैन धर्म को मानने वाले मौर्य सम्राट हुए, उनका नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म को मानते थे, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जीवन के अंतिम समय में शायद जैन धर्म में दीक्षा ले ली थी। उदाहरण दे सकते हैं कोई कि उन्होंने जैन धर्म के अनुसार काम किया? ये तो इसका उदाहरण, इन्होंने अंतिम समय में जो है वो जैन धर्म अपना लिया था और दीक्षा ले ली थी। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम जो देशांतर रेखाएं हैं, इसके आधार पे समय निर्धारित होता है। अच्छा। तो ग्रीनविच मीन टाइम एक बेस स्टैंडर्ड टाइम ले लिया जाता है, और वहां से ये ग्रीनविच ये इंग्लैंड में है शायद। और भारत का ग्रीनविच कहाँ है? भारत का ग्रीनविच झांसी में है शायद, 82 डिग्री 30 मिनट। पक्का? आर यू श्योर? श्योर तो नहीं हूँ, पर 82 डिग्री 30 मिनट ये श्योर हूँ देशांतर रेखा भारत की। अच्छा चलो मुझे ये बताओ आप कि बाड़मेर में एक मंदिर है जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। सर किराड़ू मंदिर। कितना पुराना है किराड़ू मंदिर, और खजुराहो क्यों कहते हैं उसको? सर ये 13वीं शताब्दी में बना था, या 13वीं या 10वीं 11वीं शताब्दी में, मैं श्योर तो नहीं, पर 13वीं शताब्दी में शायद इसका जो परमार शासक हैं जो उन्होंने किराड़ू मंदिर का निर्माण करवाया था। और खजुराहो इसको खजुराहो क्यों कहते हैं? सर खजुराहो इसलिए कहते हैं क्योंकि मिथुन आकृतियां जो है वो मंदिर के शिलालेखों पर उत्कीर्ण है, जैसे खजुराहो में। खजुराहो में ऐसे आकृतियां कितनी हैं? ऑब्सीन, जो ऑब्सीन आती है खजुराहो की तरह, कितनी है? संख्या तो मुझे पता नहीं, लेकिन संख्या पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं कि महाराणा प्रताप और अकबर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ है ना, और उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय नहीं हुई। पाठ्यक्रमों में आपने भी शायद पुस्तकों में पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। तो क्या सही है कि महाराणा प्रताप नहीं जीते थे? सर
पुस्तकों में जो पढ़ा जाता है वो तो यही है कि महाराणा प्रताप की हार हुई थी। क्यों, आपने कब किया था 10th और 12th? सर मेरा 10th 2011 में हुआ है। 2011 की किताब में तो है कि महाराणा प्रताप जीते थे। सही सर, जो मैंने अभी पढ़ा था अभी इतिहास में जो एग्जाम के लिए, उसमें आपने उसको उससे जोड़ दिया। जब इसको अकबर को महान कहा जाता है और हम लोग महाराणा प्रताप को महान सिद्ध करते हैं, तो किसी भी शासक को महान कहने के लिए क्या कारण उत्तरदायी होने चाहिए, होते हैं? सर किसी भी शासक को महान कहे जाने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि एक तो उसकी वीरता, तो उसने अपना जो शासन है वो कहाँ तक फैलाया, और दूसरा उसने कला और संस्कृति को कितना प्रश्रय दिया, उसके जो शासनकाल में कितनी कला संस्कृति फली फूली, और तीसरा उसने कितनी जो आर्किटेक्चर है, मंदिर है या मस्जिद है, इसका निर्माण कितना करवाया, और एक और सहिष्णुता की नीति, जो बाकी धर्म है या जो उनसे जो मतभेद हैं उनके प्रति कैसी नीति अपनाई। तो ये सारी चीजें तो अकबर में भी थी और महाराणा प्रताप में थी क्या? फिर भी हम उसको महान। सर अकबर को, क्योंकि जब वो पूरे भारत में उसका शासन था तो शायद इसलिए उसको, लेकिन महाराणा प्रताप राजस्थान तक उनकी ख्याति या सीमित या इतिहास में उतना इतना उनको स्थान नहीं दिया गया हमारी किताबों में भी और अध्ययन में भी, तो शायद इसलिए हो सकता है। लेकिन महान तो दोनों ही महान है। महान हम दोनों तो एक को महान कहना चाहते हैं, किसको कहेंगे? नहीं, एक को महान कहना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जगह प्रासंगिकता है। अकबर की, चूंकि वो मुस्लिम शासक थे तो उनकी जो सुलह कुल की नीति थी, और महाराणा प्रताप के भी हाकिम का सुरी, जो उनकी जो नेतृत्व कर रहे थे, तो सहिष्णुता की नीति तो दोनों जगह दिखती है और वीरता भी दोनों जगह थी। महाराणा प्रताप के दोनों में कौन सी चीज ऐसी है जो प्रताप में अनूठी है और अकबर में नहीं है? एक चीज तो ये कि प्रताप ने जो युद्ध है वो अपने बलबूते लड़ा। जो अकबर की जो नीति थी कि वो जो राजपूत शासक हैं उनको उनके ही खिलाफ युद्ध में जो है वो इस्तेमाल करके, जो मान सिंह ने जैसे हल्दी काटी का युद्ध लड़ा। चलो ठीक है, अपन हम थोड़ा सा आधुनिक भारत के बारे में भी जानकारी कर लें। महात्मा गांधी को जानते हैं आप? महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था? माँ का नाम पुतली बाई। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? पोरबंदर में। कहाँ पर है पोरबंदर? ये गुजरात में काठियावाड़ इलाके में। वेरी गुड। उनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। क्या करते थे वो? सर दीवान थे। काठियावाड़ जो रियासत थी उसके दीवान थे, अगर मैं सही याद। रियासत नहीं, और कहीं दीवान थे? बड़ौदा रियासत। ऐसे नहीं अनुमान लगाना, मालूम नहीं है तो मना कर देना, है ना? ये मदन मोहन मालवीय के बारे में क्या जानते हैं आप? सर एक तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में, और कांग्रेस के अधिवेशनों का भी इन्होंने 4 बार अध्यक्षता की थी, और स्वतंत्रता संग्राम में तो इनका ये पूना पैक्ट हुआ था जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। पहली बार हमारे यहाँ आरक्षण की बात भारत में, अंग्रेजी भारत में, ब्रिटिश भारत में हुई थी। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उससे पहले नहीं हुई कभी? उससे पहले डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए तो रिजर्वेशन, सर रिजर्वेशन तो शायद पहले था, पूना पैक्ट में सीटें बढ़ी थी, उसमें श्योर नहीं बोलेंगे आप, श्योर नहीं है, कोई बात नहीं। अपने संविधान सभा का चुनाव किन के द्वारा किया गया था? जो प्रांतीय सभाएं थी तो उनके जो सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? सर 389। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो पहले तो प्रोविजनल बनाए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी, उनके बाद राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? ये तैयार तो सर 26 नवंबर 1949 को हो गया था। अच्छा। लेकिन इसको लागू 26 सर ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उसमें ये तय किया था कि जो 26 जनवरी 1930 आएगी उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उसको सवाल मेरा, भारत आजाद हुआ और 15 अगस्त को लाल किले पर झंडारोहण किया गया, तिरंगा फहराया गया, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं बुलाया गया। वो कहाँ थे? सर वो जहां तक मुझे याद है कलकत्ता में भूख हड़ताल पे थे। क्यों? वो हिंदू मुस्लिम जो पार्टीशन के टाइम जो हिंदू मुस्लिम। ठीक है मालू जी,
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अश्विन जी, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है। जी, आप इंजीनियर हैं। जी सर। बी और बीटेक में क्या अंतर होता है? सर मुझे अभी तो सिर्फ इतना ही अंतर पता है परफॉर्म का, लेकिन इतना विस्तृत अर्थ इसका अंतर पता नहीं है। अच्छा, बी और बीटेक का अंतर नहीं जानते आप? एग्जैक्ट अंतर मुझे पता नहीं है। फुल फॉर्म का है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और उसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आप क्या इंजीनियर हैं कि टेक्नोलॉजी में किया है आपने? मेरी तो बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है आपका, लेकिन किया तो आपने टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स तो कंप्यूटर। पता नहीं, हमारे कई कॉलेज में बीटेक इसको बोलते हैं डिग्री को, हमारे कॉलेज में इसको बीई बोलते थे हर ब्रांच के। तो आज तक कभी आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं हुई कि जाने की क्या अंतर है बी और बीटेक में? सर पहले शुरुआत में हुई थी, एक बार जाना भी होगा, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। अच्छा, कुल कितने ब्रांच होते हैं बीई में? सर बहुत सारे ब्रांच थे, जैसे इसमें हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट एडेड सीट थी, इसमें सरकारी सब्सिडी मिलती थी, और कुछ थी जो पूरा पैसा जो है वो कैंडिडेट को उठाना था, जैसे फाइनेंस सीट बोलते हैं उसको। तो जैसे तो जो मेन सीट थी, जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, ये सारी गवर्नमेंट एडेड सीट थी। और जो मिक्स्ड ब्रांच थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, ये सारी सेल्फ फाइनेंस सीट। अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है, जरा डिफाइन कीजिए। सर कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ तो गणना करने वाला है, जो संगणक जिसको बोलते हैं, जो गणना करता है। जो शुरुआत में इसका आविष्कार हुआ था वो भी इसीलिए था कि जो बेसिक कैलकुलेशन के फंक्शन है कंप्यूटर जो करता था। अब लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो उसका दायरा विस्तृत हुआ, और अब गणना के बाद बाकी प्रशासन में क्या यूज है कंप्यूटर का? प्रशासन में तो इसका बहुत यूज है तकनीक के माध्यम से। पहले जो एक था कि अगर सिटीजन और स्टेट का जो कनेक्ट था वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर सिटीजन को कोई भी चीज चाहिए तो ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन आज घर बैठे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे वो सारी सुविधाओं को तकनीक के माध्यम से वो एक्सेस कर सकता है। तो सिटीजन और स्टेट के बीच में जो गैप था या कनेक्ट नहीं था, जो डायलॉग या कम्युनिकेशन को कम। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का क्या रिलेशन होता है आपस में? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का, जैसे जो एम्बेडेड चिप आती है जो मोबाइल में या लगती है या कहीं भी, उसमें भी प्रोग्रामिंग होती है, तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करती है। अच्छा, दो शब्द होते हैं, एक बिट होता है, एक बाइट होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? बाइट तो सिंगुलर नाउन है और बिट जो प्लूरल नाउन है। एक बिट में 8 बाइट होती है, 8 बाइट होती है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसी योजनाएं बताइए राजस्थान सरकार की जहां कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। सर एक तो जन सूचना पोर्टल जो अभी अभी पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया, और दूसरा राजस्थान संपर्क इंसान की जो SSO ID बन चुकी है, तो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट उस SSO ID के थ्रू वो नागरिक जो कनेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। और अभय केंद्र हैं, और एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है 181, जिसमें जो किसी भी डिपार्टमेंट से करप्शन रोकने में कैसे मदद मिलती है कंप्यूटर से? जब करप्शन होता है, जब ह्यूमन इंटरफेस होता है, तो नागरिक का जो है वो अपनी सेवा लेने के लिए वो तहसीलदार के पास जा रहा है, तो अगर ह्यूमन फिजिकली जा रहा है तो वो करप्शन कर सकते हैं। फॉर्म भरना है और एक फॉर्म भर के जो भी कर दे, और एक वो सिटीजन चार्टर भी होता है कि 30 दिन में आपका ये बन के ये तैयार होकर आ जाएगा। तो ये तकनीक के माध्यम से जो ह्यूमन इंटरफेस था, फिजिकली उसको जाने की जरूरत नहीं है, किसी का वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर ये प्रशासन में इतनी नौकरियों की क्या जरूरत है? सारी जगह सरकार कंप्यूटर रख दे, रोड बिठा दे, ना हर महीने सैलरी देनी, ना बीमारी, ना दूसरी सुविधाएं, अवकाश, और जैसा आप बता रहे करप्शन भी नहीं होगा। नहीं सर, कई जगह कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर को चलाने मशीन कुछ नहीं कर सकती, तो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। और सही सेवाएं जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से अभी हम उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्यूटर डिजिटल लिटरेसी इंडिया की इतनी कम है, तो अभी भी इतनी पहुंच जो है वो कंप्यूटर की नहीं हो सकती। तो सरकार को सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए तो RS अधिकारी की जगह सरकार कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाले यार। अंजू अग्रवाल जी, RS अधिकारी का जो काम है वो, सर जो RS अधिकारी का जो मेन काम है वो भी होनी चाहिए, करुणा भी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तो एक मशीन में नहीं हो सकती। कंप्यूटर से प्रोसेस को इजी कर सकता है, लेकिन उस प्रोसेस को समझने के लिए, उस प्रोसेस को जो उसकी मंशा है उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करने के लिए, आजकल तो AI का जमाना है, सबको संभव है, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? सर तकनीक आगे बढ़ रही है जैसे, और यही है कि ये चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से नौकरियां जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी काफी। पर अभी ये ट्रांजिशन फेज है, तो आप इस बात से सहमत हैं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी भविष्य में? खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी।
तो आप फिर अपने ही फील्ड में क्यों आगे नहीं जाते हो? वो तो भविष्य उसी फील्ड का है, आप अपना वो फील्ड छोड़ के यहाँ आना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? सर एक तो मेरा पहले से शुरुआत में ही था सिविल सर्विसेज में जाने का, लेकिन चूंकि 10th के बाद साइंस में नंबर, जैसा कि हमारे यहाँ कल्चर है, तो 10th में अगर साइंस में अच्छे नंबर आते हैं तो उस समय इतनी समझ नहीं थी, तो साइंस ले ली। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इंजीनियरिंग के लिए, तो उस समय जॉब सिक्योरिटी का था, लेकिन इंजीनियरिंग में आते आते लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, जो पहले एक चीज थी, सपना था, तो इसलिए। तो अब जॉब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है अब आपको, सर ये सिविल सर्विसेज में जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। इसीलिए आना चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी? नहीं, जॉब सिक्योरिटी तो उसमें भी थी, पर जॉब सिक्योरिटी के बाद में जो लाइफ का जो ग्रेटर पर्पस है, जो लोगों से कनेक्ट करने का या समाज से कनेक्ट करने का, या जो अब्राहम मैस्लो ने जो हिरार्की की नीड्स बताई थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जो उसकी सुपीरियर नीड है कि अपना जो पोटेंशियल है उसके जो ऑप्टिमल यूज लेना, वो शायद मुझे टेक्निकल फील्ड में होकर जाकर शायद नहीं हो पाता, सिविल सर्विसेज में शायद वो दिशा मिलेगी। चलिए, आपने बड़ा अच्छा नाम लिया, अब्राहम मैस्लो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंडिया में आज तक कितने लोग हुए हैं जिनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ है? सर अलग अलग क्षेत्रों में कह सकते हैं पोटेंशियल का जो यूज है। मैस्लो ने कितने लोगों का नाम लिया था इंडिया के जिनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लेवल पे माना था मैस्लो ने? सर इसकी जानकारी नहीं है। तो ये तो आप हम बता दें कि आपने अलग अलग क्षेत्र में कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या नहीं है, लेकिन मैस्लो तो नहीं बता रहे उसको। सर मैं जिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझा, वो इसी स्तर पे की पोटेंशियल जो है इंसान का, क्योंकि जितना डाइवर्स और जितना चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें उसका ही उतना पोटेंशियल का उतना ही ऑप्टिमल यूज होगा। तो लेकिन अब मैस्लो ने इसकी कितनी व्यापक परिभाषा दी, शायद मुझे इतनी जानकारी। ठीक है राजेश सर। जी मालू जी, यस सर। जैन समाज से हैं आप, यस सर। और जैन समाज जाना जाता है अपनी व्यापारिक क्रियाओं के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए। यस सर। तो आपने कॉमर्स नहीं लेकर साइंस क्यों लिया? सर एक तो मैंने जवाब पहले ही दिया था कि साइंस में जो नंबर, तो साइंस और मैथ में नंबर, जो कल्चर है यहाँ का, 10th में अगर साइंस मैथ में अच्छे नंबर आ चलिए गए, ठीक है, आपने उसको उत्तर दे दिया। मैं इसको प्रश्न को थोड़ा घुमाता हूँ। आप में वणिक बुद्धि है क्या? सर क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी सेवा में थे, तो अच्छा, व्यापार का तो इतना मुझे नॉलेज। नहीं पिताजी के पिताजी रहे होंगे आपके पिताजी के वणिक पिताजी, व्यवसाय। दादा भी इतने व्यापारी, छोटा मोटा काम था लेकिन इतना तो। चलिए कोई बात नहीं। तकनीक का आपने बता ही दिया। एक आप बताइए, एमबीएम कॉलेज से आपने शिक्षा प्राप्त की है, एमबीएम कॉलेज के बारे में कोई विशेष तथ्य बताइए आप। सर विशेष तथ्य तो ये है कि इसकी स्थापना जो सरकार ने नहीं की थी, मतलब सरकार ने की थी, लेकिन ये इसकी जो स्थापना में एक मुगनीराम बांगड़, जिनके नाम पे ये कॉलेज है, उन्होंने 8 लाख की सहायता राशि दी थी 1964 में जब इसकी स्थापना हुई थी। तो उनकी सहायता राशि से इस कॉलेज की जो स्थापना हुई, बाद में ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के जो है अंडर में। अच्छा, राजस्थान का पहला तकनीकी जो कॉलेज था वो कौन सा है? सर इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, पहला तकनीकी कॉलेज। अच्छा, आपको अपने कॉलेज के बारे में मतलब पूरी जानकारी नहीं है। चलिए ये बताइए, आपके स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है स्कूली शिक्षा में, लेकिन ग्रेजुएशन में आते आते 30% का डिफरेंस आ गया, इसका क्या कारण है? सर ग्रेजुएशन में एमबीए में वैसे जो एवरेज, जो टॉपर के मार्क्स हैं वो भी 75% या 75 भी, मतलब रेयर 70% के आसपास। तो शुरुआत में तो मुझे शायद हो सकता है थोड़ी इसकी जानकारी भी एकदम टेक्निकल फील्ड में आने का हो सकता है, वैसे ही उसको समझ नहीं पाया हूँ, तो धीरे धीरे समझने लगा। तो शुरुआत के जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर थे उसमें मेरे परसेंटेज बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे बाद सुधार हुआ। तो आपकी हॉबी कविताएं पढ़ना, सर, कौन कौन सी कविताएं पढ़ी है अभी तक आपने? सर एक तो जो सिंहासन खाली करोगे जनता थी, रामधारी सिंह दिनकर की, और कुरुक्षेत्र भी पढ़ी है, और ये बाबा नागार्जुन की भी पढ़ी है। तो कई दिनों के बाद घर में आए, दाने आए कई दिनों के बाद। अच्छा, आपका फेवरेट जो पोएट है वो कौन सा है? सर दो हैं वैसे तो, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी मेरा। अच्छा, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कोई विशेष तथ्य बताइए।
सर एक तो इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त थी, बिल्कुल। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो मार्क्सवाद की तरफ झुकाव था, यानी प्रगतिवाद जो धारा बोलते हैं हिंदी की। अच्छा, राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है? राजस्थान का राज्य कवि, सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, गैस कर सकता हूँ। जी सर विजय दान देता जी को, मैं श्योर नहीं हूँ। बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। चलिए, आपने जो अभी बताई थी सिंहासन खाली करो, ये किस संदर्भ में लिखी थी दिनकर जी? ये सर जितना मुझे भी याद आ रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तभी की लिखी हुई है। ये जब जो आजादी के बाद जो लोगों का एकदम से वो सरकार में जो जैसा आजादी की सपना देखा था, उससे जो एक जो सपना उनका जो ध्वस्त हो रहा था, या जो सपना थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, जैसे उनकी आकांक्षाएं थी अच्छा। सरकार से, तो दिक्कत आज के संदर्भ में देखें तो ये कविता कितनी प्रासंगिक है? सर ये हर काल में प्रासंगिक है ये कविता, क्योंकि भारत लोकतंत्र हो चुका है, तो सिंहासन के प्रतीक है। सिंहासन की अब वो राजा वाला जमाना नहीं, अब ये जिम्मेदारी है, जो शासन है वो जिम्मेदारी वापस आपको 5 साल बाद दी। 2-3 लाइन सुना दीजिए। सर अभी तो मुझे कल ही मैंने सुनी भी थी, लेकिन ये भावार्थ रहने दीजिए अगर कविता सुनाते। चलिए, एक तकनीक से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से जी। आर्टिफिशियल जो सन है, जो सन जो काम करता है, जो रोशनी देने का, प्रकाश देने का, वैसे ही आर्टिफिशियल सन बनाने का जो तकनीक निश्चित क्षेत्र में जो है वो जो प्रकाश पहुंचाने का। बड़े लेवल पे प्रकाश कैसे पहुंचेगा वो पूछ रहा हूँ मैं। सन तो बहुत बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता ये सन के लेवल तक आर्टिफिशियल सन बनाने की बात है, ये कोई रीजन चलिए, अच्छा, वैश्वीकरण के क्या नुकसान हैं? सर वैश्वीकरण के नुकसान तो एक तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जिनका जो डोमेस्टिक मार्केट था वो इतना मजबूत नहीं था, तो ग्लोबलाइजेशन से जो दूसरी कंपनीज या जो फॉरेन कंपनीज के लिए मार्केट खुल गया, तो जो डोमेस्टिक कंपनीज था उनका नुकसान हुआ, एक तो ये। दूसरा जो संस्कृति मूल थी, जो वेस्ट और ईस्ट की संस्कृति में अंतर है, तो वो चूंकि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो वेस्ट की कई चीजें जो अब जैसे जो लोक संगीत था, लोक नृत्य था भारत का, तो उसके प्रति लोगों का रुझान थोड़ा कम हो गया, और वेस्टर्न म्यूजिक, हिप हॉप और ये सब, इनके प्रति रुझान बढ़ गया। चलिए, ये बताइए ट्विटर के बारे में कुछ बताइए आप। ट्विटर इसकी स्थापना मैं भूल रहा हूँ किसने की थी, पर ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसकी स्थापना किसने की मुझे याद नहीं। ये तो सब जानते हैं ट्विटर पे आपने जो बताया है, कुछ विशेष जानना चाहता था मैं। चलिए कोई बात नहीं। स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया तो एक जो हमारी शिक्षा में ये कमी थी कि शिक्षा जो थी वो तथ्यपरक शिक्षा थी, लेकिन जो अब शिक्षा का एक ये भी है कि प्लम्बर भी चाहिए देश में, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर भी चाहिए, जो वो ट्रेनिंग की स्किल की कमी थी, तो स्किल इंडिया वो गैप पूरा करने के लिए स्किल इंडिया जो है वो सरकार ने अभियान चलाया। अच्छा, एक फिल्टर केक अभी मैंने कहीं पढ़ा था, फिल्टर केक, ये क्या होता है फिल्टर केक? चलिए, आपका क्षेत्रीय ज्ञान जांचते हैं अश्विन जी। बाड़मेर की एक जिले के रूप में स्थापना कब हुई थी? सर ये एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद चौथे चरण में, एकीकरण का चौथा चरण था जब बृहद राजस्थान संघ बना था। अच्छा, इसका समय आपको पता नहीं है एग्जैक्ट? 1949 डेट मुझे याद नहीं। अच्छा, मैं हिंट देता हूँ, राजस्थान दिवस भी मनाते हैं उस डेट को। 30 जनवरी 30। अच्छा, चलिए, बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्योर नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए, बाड़मेर में एक मेला लगता है जिसको अर्धकुंभ के नाम से भी जानते हैं। यस सर। कहाँ लगता है वो? सर ये सुइया का मेला लगता है चोटन में। ये पोष की सोमवती अमावस्या को लगता है। इसमें ये कई सालों में, अर्धकुंभ क्यों कहते हैं? लगभग 4 साल में एक बार पड़ता है, या 6 साल 6 साल तो शायद। अच्छा, ये सुइयों का मेला क्या? सुइया महादेव का मंदिर है यहाँ पर। अच्छा, चौहटन एक उद्योग के लिए अच्छा, किस पेड़ से, किस वनस्पति से निकालते हैं इस गोंद को? सर अभी इसकी मुझे याद नहीं आता। जूना बाड़मेर क्या होता है? सर जो पहले को जूना बाड़मेर बोलते हैं, और जो राव भीमोजी ने जो 15वीं या 16वीं शताब्दी में जो किराड़ू 2 किलो, तो जूना बाड़मेर तो पहले बाड़मेर राव बहार देव से। गुड गुड। अंतिम लंगा जाति के निवास के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से। लंगा जाति होती है
जैसे कौन सा है उनका मुख्य? वो गाँव थे आदमी का नाम। चलिए कोई बात नहीं जी। उपाध्याय सर समीक्षा करें। हाँ अश्विन मालू जी, आपका पॉजिटिव पक्ष तो यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, पॉजिटिविटी है, और जवाब आपने कई सवालों के अच्छे जवाब दिए। और नेगेटिव आपका यह है कि आप आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही आवश्यक जवाब दें आप। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि सर ने आपसे पूछा था कि आपके यहाँ बी में कितनी ब्रांच होती हैं, आपने उतना ही बोलना था जितनी आवश्यकता थी, है ना। इसी तीसरी बात यह है कि आप थोड़ा अपना टर्नआउट ठीक करें इंटरव्यू में जब जाएंगे तो हालांकि आपका पॉजिटिव लेवल है, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा है, आप स्माइलिंग भी आपकी स्पूस उगे हुए हैं, इनको ठीक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैं वहां पीछे नहीं रहेंगे, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है। धन्यवाद जी अतुल सर। जी बिल्कुल अश्विन जी, हंसते रहते हैं, अच्छी बात है, आइए, बाकी सारी चीजें ठीक है तो हो जाएगा, जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए अच्छे से। जी 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 अश्विन जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर ने कहा है जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ठीक करें, और जैसे शेव नहीं किया है, ठीक है, और आप एक हिलते डुलते ज्यादा है। स्माइल करना अच्छी बात है, लेकिन स्माइल उतनी अच्छी लगती है प्रशासक को देखनी चाहिए। बाकी जैसे आपके करंट अफेयर्स के कुछ पक्ष ठीक नहीं है, सब्जेक्ट जैसे ट्विटर के बारे में आप ज्यादा नहीं बता पाए, ठीक है आपका। ट्विटर पे आप जानना मतलब क्या चाह रहे थे, मतलब मैं समझ नहीं पाया इसके बारे में। ट्विटर पे। हाँ, ट्विटर की स्थापना कैसे, क्या इसका भी हाल ही में चर्चित रहा है ट्विटर, तो वो घटनाओं को आपको, करंट की घटनाओं को इनसे जोड़ के, तो हर पक्ष को थोड़ा मजबूत रखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे फिर इंटरव्यू। ठीक है, बाकी शेविंग नहीं की आपने, थोड़ा नकारात्मक लग रहा है, ठीक है, बाकी सुधार कीजिए थोड़ा, शुभकामनाएं आप।